अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ग्रुप थ्योरी नहीं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सेकंड लेक्चर है। तो इसके अंदर हम कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन किया था और कुछ बेसिक चीजें हमने उसके अंदर भी डिस्कस की थी। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स को डिस्कस करेंगे। मॉडुलस वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें ग्राफिकली ये कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है x प्लस आयोटा वाई की शक्ल में लिखा हुआ, इसको हम ऑर्डर पेयर की सूरत में भी राइट कर सकते हैं, जिसमें रियल जो इसका रियल पार्ट होता है उसको हम फर्स्ट कंपोनेंट ले लेते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम सेकंड कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं अगर वो ऑर्डर पेयर्स की सूरत में लिखे जा सकते हैं तो इसका मतलब है कि ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी ड्रा इन एक्स वाई प्लेन। अब ये जो एक्स वाई प्लेन के अंदर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ड्रा करते हैं तो इस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन का नाम देते हैं या अर्जेंट डायग्राम का नाम देते हैं। इसमें जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम रियल एक्सिस कहते हैं और जो वाई एक्सिस होता है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस का नाम देते हैं। तो एक्स प्लस आयोटा वाई, इस ये जो इसकी टिप होगी ना, एक ऐसा पोजीशन वेक्टर हम स्टार्ट करेंगे जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा और उस पॉइंट पर खत्म हो जाएगा। तो इसकी टिप जहां पर है, जहां पर इसका हेड है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इसका रियल पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होंगे इमेजिनरी पार्ट, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद है? Conjugate of a complex number is obtained by changing the sign of its imaginary parts. कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पर नीचे मैंने एग्जांपल ली कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है इसके कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करेंगे। तो इसको आप डिफाइन करते हैं, जी बार को कैसे डिफाइन करेंगे? जो इमेजिनरी पार्ट था y, उसका हमने साइन चेंज कर दिया, पॉजिटिव था तो उसको नेगेटिव बना दिया, अगर नेगेटिव होगा तो उसको हम पॉजिटिव कर देंगे। मतलब जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका हमने साइन चेंज कर देना है, तो वो हमारे पास कॉन्जुगेट बन जाएगा। नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि एक्चुअली z कॉन्जुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ z। मिरर इमेज से क्या मुराद है? जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास इस तरह से, अगर x प्लस आयोटा वाई, ये वाला जो नंबर है ना x प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। अब इसमें जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसका मतलब है कि इसका रियल पार्ट x भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट y भी पॉजिटिव है। बट जब हम इसका लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, तो उसमें ये जो प्लस y था ये माइनस y हो जाएगा और ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, x माइनस आयोटा y बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये जितना ये इस x एक्सिस से जितना दूर ये वाला पॉइंट है उतना दूर ये x एक्सिस से लेकिन दूसरी तरफ है। मतलब जैसे एक मिरर होता है ना दरमियान में, तो x एक्सिस एज ए मिरर यहाँ पर वर्क करेगा। तो जो x होगा वो उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो हमें कहां पर मिलेगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसकी हमें रिफ्लेक्शन कहां पर मिलेगी? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि ये मिरर इमेज है।
नीचे मैंने ये बात लिखी भी हुई है, सो द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इट्स रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अबाउट उसकी रिफ्लेक्शन होती है। एक एग्जांपल हमने ली हुई है कि z अगर आपके पास है 2 प्लस 7 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो 2 माइनस 7 आयोटा होगा। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन इट्स कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट लाइज इन, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये मैंने अभी आपको बता दी है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो फोर्थ में चला जाएगा, मतलब दरमियान में जो रिफ्लेक्शन है ना वो एक्स के अबाउट होनी है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो थर्ड में चला जाएगा, अगर थर्ड में होगा तो उसका कॉन्जुगेट सेकंड में आ जाएगा, अगर फोर्थ में होगा तो उसका कॉन्जुगेट फर्स्ट में चला जाएगा। जी इसकी प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। अच्छा ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनका प्रूफ बहुत इजी है। आपने करना क्या है, z को सपोज कर लेना है कि ये, मैंने यहाँ पर प्रूफ तो नहीं दिए हुए, जस्ट आपको तरीकेकार बता रहा हूँ कि x को आपने कंसीडर कर लेना है कि वो x प्लस आयोटा y है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डबल कॉन्जुगेट अगेन z के इक्वल होता है, तो जब आप इसका सिंगल कॉन्जुगेट लेंगे z का, ठीक है, तो वो आ जाएगा x माइनस आयोटा y, ठीक है। और जब आप इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस जो है इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव साइन वो दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये z का डबल जो कॉन्जुगेट है वो अगेन किसकी इक्वल आ जाएगा, z की इक्वल आ जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डबल कॉन्जुगेट होता है वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के दोबारा उसके बराबर आ जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी है conjugate of sum of two numbers is equal to sum of their conjugates। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है कि conjugate of difference of two complex numbers is equal to difference of their conjugates। दूसरे लफ्जों में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जमा हो रहे हैं तो उनका कॉन्जुगेट हम सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर माइनस हो रहे हैं तो भी हम उनका कॉन्जुगेट सेपरेट कर सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि conjugate of product of two complex numbers is equal to product of their conjugates। मतलब आप प्रोडक्ट की सूरत में भी कॉन्जुगेट को सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह क्वोशंट है आपके पास कि conjugate of quotient of two complex numbers is equal to quotient of their conjugates, मतलब क्वोशंट में भी कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है। इसी तरह सिक्स्थ पार्ट आपके पास है z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। जैसे ये ऊपर मैंने फर्ज किया था कि z प्लस आयोटा y है और नीचे इसका कॉन्जुगेट है, अगर मैं दोनों को जमा कर देता हूँ, z के अंदर मैं z कॉन्जुगेट को जमा कर देता हूँ, तो अब देखें जमा करने से क्या होगा, आयोटा y माइनस आयोटा y से कट जाएगा और बाकी आपके पास रियल नंबर्स जो है रियल पार्ट वो ऐड हो जाएंगे। 2 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दे तो ये आपके पास z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल। और x कौन है, x z का रियल पार्ट है, x जो है वो z का रियल पार्ट है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, सिंपल से इसका प्रूफ है। बिल्कुल इसी तरीके से इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे z और z कॉन्जुगेट को, तो आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि z और z कॉन्जुगेट का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय 2 आयोटा वो z के इमेजिनरी पार्ट मतलब y के बराबर आ जाते हैं। एट्थ प्रॉपर्टी है कि z इज रियल इफ एंड ओनली इफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। क्या मतलब है, देखिए z अगर आपके पास है ना रियल, तो इसका मतलब है उसका इमेजिनरी पार्ट है ही जीरो। जैसे मिसाल के तौर पर z इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, अब अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 2 ही रहेगा क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट्स तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि z जो है वो z कॉन्जुगेट के बराबर है, ठीक है। तो रियल की सूरत में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो अपने आप के बराबर होता है। इसी तरह z इज प्योर इमेजिनरी नाइन्थ प्रॉपर्टी है, इफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ z। क्या मतलब है इसका,
इसका मतलब ये है कि प्योर इमेजिनरी का मतलब है कि z सपोज कर ले कि 2 आयोटा के बराबर है, ठीक है। प्योर इमेजिनरी का मतलब है उसका रियल पार्ट 0 है। अब यहाँ पर अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूं तो ये इक्वल किसके आएगा, -2 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। और 2 आयोटा ऑलरेडी सपोज कर चुके हैं कि z के बराबर है, तो ये प्रूफ हो गया कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -z। तो z कॉन्जुगेट जो होता है वो सॉरी इस z के ऊपर ये कॉन्जुगेट नहीं आएगा, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -z तब आता है जब ये प्योर इमेजिनरी नंबर हो। ये प्रॉपर्टीज आगे चलकर हमने इस्तेमाल करनी है, इस लिहाज से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, 10th प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज रियल। वो तो हमने यहां पर भी कर लिया था। ये जो आपके पास 6th प्रॉपर्टी है, 6th प्रॉपर्टी में भी हमने जब z को z कॉन्जुगेट में जमा किया तो वो आपके पास 2x मतलब रियल आ गया। इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है z और z के कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट होता है वो भी रियल होता है। तो ये स्टार्ट में जो एग्जांपल्स हैं, z को आप z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो उस सूरत में वो आपके पास x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y आ जाएगा, तो वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी रियल है क्योंकि इसमें भी आयोटा वाली रकम मौजूद नहीं है, तो z और z का जो कॉन्जुगेट है वो भी आपके पास रियल आ जाएगा। इसी तरह 12th प्रॉपर्टी है कि डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज प्योर इमेजिनरी। मतलब अगर आप उनका डिफरेंस लेते हैं तो वही ये भी आपके पास 7th प्रॉपर्टी है, z माइनस z कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो भी आपके पास आ जाएगा उसी तरह। 13 प्रॉपर्टी ये है कि z इज सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर z इसका सोल्यूशन है ना तो फिर लाजमी तौर पर z का जो कॉन्जुगेट है वो भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। दूसरे लफ्जों में ये बड़ा जबरदस्त किस्म का रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब एक रूट कॉम्प्लेक्स निकलेगा ना तो लाजमी दूसरा भी कॉम्प्लेक्स निकलेगा। ये आप खुद भी करके देख लीजिएगा, कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें जिसके रूट्स कॉम्प्लेक्स निकलते हो, अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है ना दूसरा भी लाजमी तौर पर कॉम्प्लेक्स होगा और वो दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि अगर z जो है वो क्वाड्रेटिक, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट होगा तो उसका कॉन्जुगेट भी उसी इक्वेशन का रूट लाजमी तौर पे होगा। इसी तरह 14th प्रॉपर्टी आपके पास है कि z इज आइदर रियल और प्योर इमेजिनरी। या तो z जो है वो इस शक्ल का होगा कि z इज इक्वल टू सिंगल प्योर रियल नंबर है, मसलन जैसे z इज इक्वल टू 2 है, या तो इस शक्ल में आएगा या फिर प्योर इमेजिनरी होगा, मतलब 2 आयोटा। दूसरे लफ्जों में अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर उसके कॉन्जुगेट के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, जो ऊपर दिया हुआ उसको आप कर ले सपोज करके, तो ये इसमें पुट करके देखें तो फिर या तो z की शक्ल ऐसी निकलेगी कि उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट इमेजिनरी पार्ट 0 होगा या उसका रियल पार्ट 0 होगा। जी नेक्स्ट हम चलते आगे। ये एक एग्जांपल है, इसमें z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 कॉन्जुगेट एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको आपने जमा किया हुआ है z1 का कॉन्जुगेट और z2 के साथ, तो ये किसके इक्वल होगा ये हमने रिजल्ट बताना है। तो उसी तरह z1 को हम सपोज कर लेते हैं कि वो x1 प्लस आयोटा y1 है और z2 को हम x2 प्लस आयोटा y2 सपोज कर लें और फिर इसका भी कॉन्जुगेट, और इसी तरह ये इनको मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी ये वाली बन जाती है। तो इसी तरह
इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास ए पार्ट है, ए पार्ट को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो भी इसी के बराबर आता है, और अगर बी पार्ट को सिंप्लीफाई करके लिखे तो वो भी इसी के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि दोनों जो है ना, फर्स्ट और ए पार्ट और बी पार्ट, ये दोनों ही दुरुस्त हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। ये हमने जी स्क्वायर का रियल पार्ट निकालना है, नीचे ये सॉल्व की हुई है, रिजल्ट्स इनके दिए हुए हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन भी और सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने प्रैक्टिस के लिए ऐड की हुई थी, तो इनको आप देखकर इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जैसे रियल नंबर्स के अंदर हमने पावर्स के जो लॉज होते हैं, वेरिएबल्स की पावर के लॉज हमने पढ़े थे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं, तो इनके भी कुछ लॉज हैं। जैसे रियल नंबर के अंदर भी ये लॉ होल्ड करता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर m आ जाती है और m एक इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि इसको m फैक्टर्स की सूरत में लिखा जा सकता है। मतलब अगर हम z को m टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो z रेज टू पावर m आ जाता है। इसी तरह ये z इनवर्स की पावर अगर m आ जाती है तो ये पावर -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको यूं लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर बेसिस सेम है तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर बेसिस डिफरेंट है तो ये जो पावर है इसको सेम किया जा सकता है, इस सूरत में हम लिख सकते हैं। अच्छा, नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि दीज लॉज आर नॉट होल्ड ट्रू फॉर रैशनल एक्सपोनेंट्स। मतलब ये ऊपर वाले जितने भी, ये अब थोड़ा सा इसका फर्क है रियल नंबर्स के लिहाज से। तो रियल नंबर्स में ये जो रिजल्ट है, ये रैशनल पावर्स हो या इरेशनल हो या रियल हो, मतलब रियल पावर्स के लिए भी ये रिजल्ट्स होल्ड करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ये सिर्फ इंटीजर पावर्स के लिए होल्ड करते हैं। जैसे नीचे एक मैंने मिसाल दी हुई है कि आयोटा स्क्वायर, तो हमें पता ना -1 होता है। अब इस आयोटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा इक्वल टू -1। आयोटा की वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट है, ये भी -1 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर अगर हम ये रिजल्ट यूज कर ले थर्ड वन कि इन पावर्स को, सॉरी फिफ्थ वाला रिजल्ट अगर हम यूज करते हैं तो पावर को सेम करके -1 तो ये -1 और -1 मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा, तो ये 1 इज इक्वल टू -1 है, विच इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब है ये दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इन एग्जाम्पल्स को भी आप लोग देख लीजिएगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद है? अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं? z के गिर्द 2 वर्टिकल बार्स लगा दे, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसके साथ स्क्वायर रूट। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं z की, और ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। नीचे एक एग्जांपल दी हुई है कि z अगर आपके पास है 2 - 3 आयोटा, तो इसका मॉडुलस हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर लिया, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिया, इन स्क्वायर्स को सिंप्लीफाई करके तो ये आपके पास 13 का स्क्वायर रूट निकल आया। जी, नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस है। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज भी आप बिल्कुल उसी तरह से इनको भी स्टडी कर प्रूफ कर सकते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की सूरत में इसको लिखें। ठीक है, तो अब इसका अगर आपने मॉड निकालना है तो इसका मॉड तो सिंपली क्या निकलेगा
इसको हम लिख सकते हैं z का मॉड इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो x स्क्वायर लिखेंगे प्लस y स्क्वायर लिखेंगे और साथ में इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। सही। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है माइनस z का जो मॉड है वो भी इसी के बराबर है। तो जब हम इनको साथ माइनस लगा देंगे, x के साथ माइनस आएगा, y के साथ माइनस आएगा, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह z कॉन्जुगेट का अगर आपने वो भी यही निकलेगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब इन चारों का जो मॉडुलस होता है वो आपस में बराबर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि z को अगर आप z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो z स्क्वायर के मॉड स्क्वायर के इक्वल होता है। और आपको पता है कि ये x प्लस आयोटा y होगा z, और साथ में z कॉन्जुगेट है तो क्या लिखेंगे इसको, x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y लिखेंगे। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो ऊपर इक्वेशन बनाई हुई है ये वाली, इसमें अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो वो भी इसका रिजल्ट भी यही बन जाएगा। तो वहां से प्रूफ हो जाएगा कि z और z कॉन्जुगेट जो है इनका प्रोडक्ट z एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर के इक्वल आ जाते हैं। जी इसी तरह आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस जो होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉड आप सेपरेट कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कोशेंट का मॉडुलस आप सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह जो रियल नंबर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है वो उस रियल पार्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू से लेस होता है, ठीक है, और z मॉड से भी वो लेस होता है। तो ये इनइक्वालिटीज जो हैं ये होल्ड करती हैं। इन इनइक्वालिटीज को आपने याद रखना है, इनके प्रूफ भी हैं, बहरहाल प्रूफ हमने नहीं करने लंबे चौड़े। इसी तरह एट्थ प्रॉपर्टी है कि अगर z1 प्लस z2 का मॉड हो तो आप ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज को कहते हैं ये z1 मॉड प्लस z2 मॉड के इक्वल होगी। अच्छा, z1 माइनस z2 मॉड का मतलब ये है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। 10th प्रॉपर्टी ये है कि z की कोई पावर n हो और उसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी हो तो वो बिल्कुल बराबर होगी z की एब्सोल्यूट वैल्यू की पावर n के। इसी तरह एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी 11th प्रॉपर्टी है, ये रिलेशन भी आपने याद रखना है। और z इनवर्स जो है इसका डायरेक्ट ये फार्मूला है, ये भी कॉन्जुगेट की और मॉडुलस की प्रॉपर्टी से बने हैं। और जस्ट अगर आप z मॉड की बात करें तो z मॉड जो होता है ये z का डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। इसी तरह एक ये 14th प्रॉपर्टी है, ये भी आपने याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपको मैंने कहा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें अब आप देखें कि सबसे बड़ा नंबर है ये वाला और इसमें सबसे छोटा नंबर है ये वाला। तो ये दोनों जो है ना ये दोनों दरमियान में है। तो आप ये कह सकते हैं कि z1 प्लस z2 जो है ना ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू ये वाली होगी और इसकी लीस्ट वैल्यू जो है वो ये वाली होगी। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 मॉड इज इक्वल टू दिस एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज दिस। एक मिसाल दी हुई है कि z1 आपके पास है 24 प्लस 7 आयोटा और z2 आपके पास 6 है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ z1 प्लस z2। तो पहले हम z1 का मॉड निकाल लेते हैं, वो आपके पास निकलेगा 25, z2 का मॉड 6 आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते तो 25 और 6 31 बनेगा। तो इसका मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू जो z1 प्लस z2 मॉड की वो 31 है, और अगर इसकी इसी तरह लीस्ट वैल्यू निकालें तो वो आपके पास 19 है। तो ये भी एमसीक्यूज के हवाले से वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, तो इसका यूज और तरीकेकार भी आपने याद रखना। फर्दर यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं कि z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है
तो z1 प्लस z2 मॉड स्क्वायर और z1 माइनस z2 मॉड स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होगा, तो सेकंड ऑप्शन ट्रू है। तो इसका ये नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा सिंपलीफाई करके। जी इसी तरह एक और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर z मॉड जो है वो आपके पास 1 के बराबर आ जाते हैं तो फिर ये रिजल्ट जो है ये किसके इक्वल आता है, 1 के बराबर आता है, 0 आता है, -1 आता है या आयोटा के बराबर आता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसका सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, इस सॉल्यूशन को आप देख लीजिएगा। मैंने इसको सॉल्व करते हुए प्रॉपर्टीज जो थी ना, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज, मॉडुलस वैल्यू की प्रॉपर्टीज, उनको इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे अब ये इसकी राइट हैंड साइड है तो मैंने इसमें कॉन्जुगेट भी ऊपर लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है कि z का जो मॉड होता है ना वो z के कॉन्जुगेट के मॉड के बराबर होता है, तो इसलिए हम मॉड ले सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर मैंने ये वाला रिजल्ट यूज करके इस कॉन्जुगेट को सेपरेट कर दिया। ये वाला हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि z1 प्लस z2 और इसका जो कॉन्जुगेट है सारे का, तो ये कॉन्जुगेट आप अलग अलग कर सकते हैं, z1 का कॉन्जुगेट कर लें और इसके साथ साथ आप z2 का कॉन्जुगेट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट मैंने यूज करके सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो b कॉन्जुगेट था ये वाली रकम, इसके साथ मैंने z मॉड स्क्वायर लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर हमें दिया हुआ है कि z मॉड 1 के बराबर है, तो यहाँ पर बेसिकली ये 1 नहीं लिखा है मैंने, तो फर्दर इसको z मॉड स्क्वायर आपको पता है कि ये z इंटू z कॉन्जुगेट होता है, तो यहाँ पर z और z कॉन्जुगेट लगा दिया। फर्दर इसमें से z कॉन्जुगेट मैंने कॉमन ले लिया और z एब्सोल्यूट वैल्यू इन दोनों की मैंने अलग कर दी, इसकी अलग कर दी और इसकी अलग कर दी। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि z मॉड अगर 1 है तो z कॉन्जुगेट मॉड भी 1 होगा, तो उसको 1 करके तो ये दोनों ये वाले फैक्टर्स कैंसिल आउट करके तो z मॉड ये 1 आ गया। तो ये इसका शॉर्ट सा प्रूफ था जी। यहाँ तक हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो खत्म हुआ, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं, या इसके अलावा कुछ और भी पूछना हो। मैं आपको